नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th का अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, पालमपुर गांव की कहानी। और इसमें आपको पता चलने वाला है उत्पादन किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर जानने को मिलेगी, किस तरीके से उत्पादन होता है और कौन कौन से साधन उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं, ये देखने को मिलेगा। तो चैप्टर फर्स्ट है पालमपुर गांव की कहानी। देखिए, पालमपुर एक्चुअल में ऐसा कोई गांव नहीं है, ये एक काल्पनिक गांव है जिसकी हम कल्पना की गई है। तो ये एक काल्पनिक गांव है और इस काल्पनिक गांव का जो प्रमुख व्यवसाय है या जो प्रमुख कार्य यहाँ के लोग करते हैं वो है कृषि। कृषि यहाँ का प्रमुख कार्य है। हालांकि कृषि के अलावा और भी काम किया जाता है यहाँ पे। और वो क्या किया जाता है, देखिए, एक तो छोटे स्तर पर विनिर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है यहाँ पे। जैसे गन्ने से गुड़ बना दिया गया, ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसके अलावा डेयरी, परिवहन, डेयरी दूध इकट्ठा किया जाता है और बड़े गांव में भेजा जाता है। इसके साथ ही परिवहन क्या होता है कि जैसे वो जो भी कोई भी चीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी है तो वो परिवहन के माध्यम से की जाती थी, या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ठीक है, ये मेनली यहाँ का जो लोग थे वो काम करते थे, इस तरीके से काम करते थे। अब देखो, उत्पादन के लिए निम्नलिखित जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता होती है। एक तो प्राकृतिक संसाधन हो गए, प्रकृति से जो संसाधन मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित वस्तुएं, बहुत सारी निर्मित वस्तुएं देखेंगे, और मानव प्रयास तथा मुद्रा, ये चार चीज़ें हमें उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। अब देखो, परिचय देखेंगे अपन। इस जो चैप्टर है इसका परिचय देखने वाले हैं। देखो, पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक बड़ा गांव है जो रायगंज नाम से जाना जाता है। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और इससे कुछ ही दूरी पर स्थित एक कस्बा है जो शाहपुर के नाम से जाना जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो कस्बा और जो शहर है, ये पक्के रोड से आपस में जुड़े हुए हैं। पक्के रोड के द्वारा आपस में ये जुड़े हुए हैं, इसलिए आवागमन की कोई समस्या इनके नहीं आती है। यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं। पालमपुर जो है वहाँ पर 450 परिवार रहते हैं। और अधिकांश जो भूमि है यहाँ पर, अधिकांश जो भूमि है वो ऊंची जाति के 80 परिवारों के पास है। ऊंची जाति के 80 परिवार जो है उनके पास अधिकांश जो भूमि है। ठीक है, अब देखो, अमीर के घर कैसे होते हैं, तो ये परिवार की आगे बात समझ में। इसके बाद आगे देखने वाले हैं अमीर और गरीब, इनके घरों के बारे में। तो जो अमीर हैं उनके घर बड़े होते हैं, पक्के होते हैं, और जो ईंटें और जो सीमेंट वगैरह से बने हुए होते हैं। जबकि अनुसूचित जाति जो दलित है उनकी जो संख्या है वो 1/3 संख्या है। 1/3 संख्या दलितों की है, जो गांव के बाहर एक तरफ रहते हैं। कच्चे तथा मिट्टी के घास फूस से बने इनके घर होते हैं। इनके घर जो होते हैं वो कच्चे होते हैं और घास फूस से बने हुए होते हैं। ठीक है, हालांकि अधिकांश जो सारे लोग हैं ना, अधिकांश लोगों के पास यहाँ पर बिजली है। अधिकांश जो लोग हैं वहाँ उनके पास बिजली है। ठीक है, अधिकांश लोगों के पास तो बिजली है, और खेतों में नलकूप भी है। बिजली और नलकूप दोनों है। इससे ये जो लोग हैं नलकूप की सहायता से सिंचाई करते हैं, और बिजली की सहायता से ये नलकूप चलते हैं। ठीक है, अधिकांश लोगों के पास बिजली भी है। अब ये जो गांव है, जो पालमपुर गांव है, यहाँ पर 2 प्राथमिक, मतलब छोटे स्कूल, और एक बड़ा स्कूल है, हाई स्कूल, और 2 छोटे स्कूल है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? तो 2 तो छोटे स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, और एक हाई स्कूल यहाँ पर स्थित है। अब देखो, गांव में इसके अलावा और क्या स्थित है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी अस्पताल है। एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सरकारी है, और एक निजी अस्पताल भी है जो निजी तौर पे चलाया जाता है। खेती के अलावा अन्य उत्पादन क्रियाओं को गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। देखो, खेती के अलावा जो क्रियाएं की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। जैसे इसमें दुकानदार हो गए, परिवहन हो गया, विनिर्माण हो गया। विनिर्माण किसे कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग को कहा जाता है। तो विनिर्माण भी इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। अब देखो, उत्पादन का संगठन। उत्पादन के लिए हमें मेनली किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ये देखने वाले हैं। उत्पादन के लिए मेनली 4 चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और भूमि कहा जाता है। तो भूमि, श्रमिक, इसके अलावा और क्या बताया मैंने आपको? हाँ बिल्कुल,
भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इन चारों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। भूमि, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक देखेंगे वो है भूमि। तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, पहला आवश्यकता होती है उत्पादन करने के लिए, क्योंकि अगर भूमि नहीं होगी तो आप कोई भी जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से उगाओगे। दूसरा है अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल हो गया, वन हो गया और खनिज हो गया, इनके बिना भी आप उत्पादन नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें अपने को ज़रूरी होती है, क्योंकि भूमि से ही सारा रॉ मटेरियल आता है। कोई भी चीज़ अगर आपको उगानी है तो वो भूमि पे उगाना है। दूसरा आता है श्रम। देखो, श्रम 2 प्रकार से होती है, एक तो शारीरिक श्रम होती है और दूसरा होता है मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम में जो कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, जो हम जैसे कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, कट्टे उठाना या कोई भी मशीनरी इधर से उधर लाना। दूसरा होता है मानसिक श्रम। इसमें पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको स्किल की आवश्यकता होती है, जैसे बहुत सारी मशीन्स वगैरह चलाने के लिए या कोई भी टेक्निकल काम करने के लिए आपको इन मानसिक श्रम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी जिसे कि फिजिकल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, फिजिकल कैपिटल अंग्रेजी में कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी किससे कहा जाता है? जिसका उपयोग एक बार जो चीज़ अपन ने खरीद ली ना, उसका उपयोग कई साल तक होता है। जैसे मशीन हो गई, औजार हो गए, भवन हो गई, ये सारे किस में आएंगे? स्थायी पूंजी में आएंगे। मतलब फिक्स हैं, ये एक बार खरीद ली तो बहुत टाइम तक ही अपने यहाँ पर चलती है। ठीक है ना? तो औजार, मशीन और भवन को क्या किस नाम से जाना जाता है? स्थायी पूंजी, जिनका उपयोग बहुत साल तक होता है। इसके जैसे इसमें जैसे हल हो गया, हल अपन देखते हैं ना, किसान का हल, ट्रैक्टर हो गया, ये 1 से अधिक साल तक चलते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह, फैक्ट्रीज में कंप्यूटर वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो मशीनरी वगैरह है, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। तो एक बहुत टाइम तक ये चलता है। इसके अलावा कार्यशील पूंजी क्या होती है? ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। जैसे कच्चा माल हो गया, जैसे अपन को कपड़ा बनाना है तो रुई लाए, अपन कॉटन लाए, तो कॉटन एक बार काम में लेने के बाद वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा मनी, नगद मनी, नगद माल या मनी जो पैसा है, वो भी एक बार काम में लेने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? कच्चा माल और नगद मुद्रा या जो मनी है, ये किसके अंतर्गत आती है? जी बिल्कुल, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं मानव पूंजी। देखो, श्रम, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी पूंजी जो होती है, उसको उत्पादन के योग्य मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। तो मानव भी एक प्रमुख पूंजी है। अगर मानव पूंजी अच्छे तरीके की नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ मिलने पर ही उत्पादन होता है तथा इन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। और इन्हें उत्पादन योग्य कौन बनाता है? मानव ही उत्पादन के योग्य बनाता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप। भूमि, श्रम और पूंजी जो है, ये एक साथ मिलने पर ही उत्पादन होता है, सारी चीज़ें। अब देखते हैं पालमपुर में जो खेती है वो किस तरीके से होती है। पालमपुर में खेती, तो देखिए किस तरीके से खेती होती है। देखो, भूमि जो है, पालमपुर में जो भूमि है, या सब जगह भूमि स्थिर है। एक बार जो भूमि है वही हमेशा रहने वाली है, भूमि कभी नहीं बढ़ेगी। लगभग 75 जो % जो लोग हैं पालमपुर के, वो लोग किस पे निर्भर हैं? खेती पे निर्भर हैं। यहाँ के जो 75% लोग हैं वो खेती करते हैं। और जो कृषि है, वो भूमि, कृषि भूमि जो है वो स्थिर है। कृषि भूमि को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। 1960 से आज तक कृषि भूमि में ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया है। कहाँ पे? पालमपुर में। हालांकि गांव में कुछ बंजर जो भूमि थी उसको कन्वर्ट कर दिया है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, लेकिन ज़्यादा कोई जो भूमि है वो बड़ी नहीं, क्योंकि भूमि फिक्स है। वो एक बार अगर ख़त्म, एक बार जितनी आप काम में ले रहे हो वही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो क्या उस भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? भाई, भूमि वही है तो क्या पैदावार अपन ज़्यादा कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है? तो देखिए, पालमपुर में लगभग पूरी भूमि जो है उस पर खेती की जाती है। कोई ज़मीन जो है वो खाली नहीं छोड़ी जाती है, ज़्यादातर भूमि पर खेती की जाती है। हाँ, अब क्या होता है कि खेती करके अपन उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अच्छी सिंचाई होने के कारण एक वर्ष में यहाँ पर 3 फसलें तक ली जाती है। लगभग 3 फसलें यहाँ पर ली जाती है, क्योंकि अच्छी खेती यहाँ पे, अच्छी सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। जैसे गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू, ये सारी फसलें ली जाती है। अक्टूबर से दिसंबर में आलू, इसके अलावा बरसात के मौसम में ज्वार बाजरा हो जाता है और रबी के मौसम में गेहूँ वगैरह बुआ दिया जाता है। और एक साल वाली जो फसल है, गन्ना भी बुआ दिया जाता है, जो पूरे साल रहता है और बाद में काट लिया जाता है। बहुत फसल प्रणाली के तहत अपन
क्या कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाना, एक ही वर्ष में एक ही खेत पर एक से अधिक बार जो फसल उगाते हैं उसे बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है और इसके तहत अपन उत्पादन बढ़ा सकते हैं। देखो उपज बढ़ाने के और अन्य क्या तरीके हैं, उपज बढ़ाने के जो अन्य तरीके हैं उनमें आधुनिक कृषि विधियों को अपनाना, आधुनिक कृषि विधियां को अपना के अपन उपज को बढ़ा सकते हैं। अब देखो प्राचीन और आधुनिक जो तरीका है उसमें अपन बात कर लेते हैं। आधुनिक तरीका कब आया, 1966 के बाद, जब भारत में हरित क्रांति आती है 1966 में, MS स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। तो तब से जो आधुनिक तरीका है वो क्या है, देखिए। देखो प्राचीन तरीके में क्या होता है, पहले लोग पारंपरिक बीजों का प्रयोग करते थे जो इतने उग नहीं पाते थे। अब क्या, अधिक उपज वाले हाइब्रिड जो बीज है उनका उपयोग किया जाने लगा। हाइब्रिड बीज जो होते हैं उनका उपयोग करने से उत्पादन बढ़ा। इसके अलावा प्राकृतिक खाद का पहले प्रयोग किया जाता था, आजकल रासायनिक यूरिया कीटनाशकों का प्रयोग और सिंचाई के लिए जो नलकूप है वो लगा दिए गए हैं। इससे क्या हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि उत्पादन बढ़ा है। अब देखो इसके अलावा जो पहले के किसान थे वो लकड़ी के हल तथा प्राकृतिक तरीके से बुआई करते थे। जो बीज थे उनको ऐसे फेंक के बो देते थे, आधे तो कीड़े मकोड़े खा जाते थे। आजकल मशीनों से बीजों की बुवाई की जाती है, ट्रैक्टर से बुवाई की जाती है। तो जो बीज है वो गहराई तक डाला जाता है। इसके अलावा पालमपुर में परंपरागत गेहूं से उपज जो 1300 प्रति हेक्टर थी वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो जाती है। देखो कितनी उपज बढ़ी। अब देखो क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। देखो हरित क्रांति के पश्चात भूमि के अत्यधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के कारण उपयोग, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो कम हुई है। ये सारे के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हुई है। अत्यधिक सिंचाई करने के कारण जो भूमि का जो जल स्तर है ना बहुत ही नीचे चला गया है। ज़्यादा नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई करने के कारण इनका जो जल स्तर है ज़मीन का वो नीचे चला गया है। अब पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित रहती है, जो पालमपुर था वहाँ पर भूमि किसानों में किस तरीके से बटी हुई थी इसके बारे में देखिए। तो हमने देखा लास्ट टाइम पे कि कुल कितने परिवार थे, 450 परिवार पालमपुर में थे और वो किस तरीके से भूमि बटी हुई थी ये देख लेते हैं। जो 150 परिवार थे उनके पास भूमि बिल्कुल नहीं थी, हालांकि बहुत ज़्यादा इनमें दलित थे। और 240 परिवार में 2 हेक्टर से कम भूमि के टुकड़े पर ये लोग खेती करते थे। 240 जो परिवार थे उसमें उनके पास भूमि 2 हेक्टर से कम थी और 2 हेक्टर से 60 परिवार ऐसे थे जिनके पास भूमि 2 हेक्टर से ज़्यादा थी। कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा भूमि थी। अब देखिए श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, भूमि आ गई आपके पास, अब श्रमिकों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, उस पर खेती कौन करेगा। तो भूमि के बाद श्रम उत्पादन का दूसरा कारक है। भूमि के बाद दूसरा कारक क्या है, श्रम है। अब श्रमिक की तो खेती करेंगे ना भाई, ऑटोमेटिक तो आपके यहाँ खेती नहीं होगी। अब देखो छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास कम ज़मीन होती है वो तो स्वयं खेती कर लेते हैं उस पर और अपनी खुद की जो ज़मीन है उसमें अपने परिवार वाले खेती कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं या जो मध्यम वो बड़े किसान हैं वो कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किराए पर श्रमिकों से काम करवाते हैं। जो श्रमिक होते हैं वो किराए पे काम करते हैं और खेतों काम करते हैं। अब देखिए आगे, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, जो छोटे किसान हैं वो कहाँ से पैसे लाते हैं भाई, बहुत सारी खर्चा है ना, जैसे बीज वगैरह भी लाना है तो वो कहाँ से लाते थे। तो जो छोटे किसान हैं वो तो साहूकार तथा जो बड़े किसान थे उनसे ब्याज पे उधार ले लेते थे। जबकि जो मझले या बड़े किसान होते हैं वो खुद की उपयोग के बाद जो फसल बचती थी उसको बाजार में बेच देते थे और बाद में वो पैसे अपने पास सेव करके रख लेते थे या बैंक में रख लेते थे, तो वो बाद में काम में ले लेते थे। ठीक है। अब जो अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री ये कहाँ करते थे, अपने परिवार को खाने के लिए निकालने के बाद, जैसे गेहूँ निकाल लिया अपने परिवार के खाने के लिए, तो बाकी जो बचाए गेहूँ है उससे कहाँ ये लोग बेचेंगे। तो उत्पादन के बाद खुद के परिवार के उपभोग के अलावा अधिशेष जो बचा हुआ जो माल है उसको ये बाजार में बेच देते थे। बाजार में बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उन्हें बैंक या तो बैंक में जमा करा देते थे या ब्याज पर उधार दे देते थे, या कोई स्थायी पूंजी जैसे ट्रैक्टर या कोई मशीन ये लोग खरीद लिया करते थे। अधिशेष से आए पैसों को ये दुकान, पशु तथा
अनेक गैर कृषि कार्यों में लगा देते थे, तो वहाँ से भी इनको क्या होती रहती थी, इनकम होती रहती थी, तो डबल इनकम हो जाती थी। कभी अगर कृषि में फ़ायदा नहीं होता था तो दूसरी जगह पर फ़ायदा हो जाता था, तो इस तरीके से ये करते थे। अब देखो जो पालमपुर गांव था, इसमें गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या होती थी, कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती थी। पालमपुर में जो 25% लोग थे ना, वो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए थे। ठीक है, 25% लोग गैर कृषि कार्य करते थे, मतलब कृषि के अलावा और काम करते थे। जैसे डेयरी हो गया, ये एक अन्य प्रचलित क्रिया थी। कई परिवार डेयरी उद्योग में लगे हुए थे। डेयरी गैर कृषि क्रिया है, ठीक है। ये लोग पालमपुर से दूध खरीदते थे और पास के बड़े गांव रायगंज में लेके जाते थे। फिर यहाँ से शाहपुर में दूध संग्रहण व शीतलन केंद्र में जाता था, और यहाँ से फिर ये दूर दराज के जो शहर थे जहाँ पर दूध की आवश्यकता होती थी, वहाँ पर भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से डेयरी उद्योग चलता था। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण देखो, पालमपुर में विनिर्माण भी किया जाता था, मतलब प्रोडक्शन भी किया जाता था। जिसे पालमपुर में अन्य शहरों की तरह बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, पर यहाँ पर छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। जैसे गाँव में गन्ने से गुड़ बनाना, जो बेलू के माध्यम से, चरखी के माध्यम से ये लोग गुड़ बनाया करते थे यहाँ पे, तो छोटी लेवल पर करते थे। अब देखिए पालमपुर के दुकानदार किस तरीके से काम करते थे। देखो यहाँ पर वस्तुएं कोई पैदा होती नहीं थी, तो ये पालमपुर के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, ये बड़े शहरों से वस्तुएं लाते थे, जैसे चाय, शक्कर, तेल और भी दाल, आटा वगैरह लेके आते थे और गाँव में बेच दिया करते थे। इस तरीके से इनका क्या चलता था, गुजारा चलता था। और इसके बाद अपन एक और देख लेते हैं परिवहन। परिवहन तेजी से विकसित होता एक नया क्षेत्र था। परिवहन क्या होता है, देखिए गांव में रिक्शे वाले, तांगे वाले, ट्रक ड्राइवर और बैलगाड़ियों के माध्यम से वस्तुएं तथा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे। ठीक है ना, जैसे आज भी परिवहन का सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है ना, जैसे कोई भी माल हुआ तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग लेके जाते थे। हाल ही के कुछ वर्षों में जो परिवहन सेवा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।